घर में एक दिन यह बातचीत अभी हो ही रही थी कि उसी समय अर्चना वहाँ चाय देने आई। ननद रीमा से मातृतुल्य प्रेम करने वाली अर्चना को श्याम बाबू की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अजीत जी की दो संतान हैं, बेटा सुरेश और बेटी रीमा। सुरेश रीमा से 6 से 7 साल बड़ा है। घर में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, मगर 5 साल पहले अजीत जी की पत्नी पूर्णिमा जी की तबीयत अचानक काफ़ी खराब रहने लगी। जांच कराने पर पता चला कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर है, जो काफ़ी फैल चुका है। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब उन्हें लगने लगा कि अब वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी, तो एक दिन अपने पति से बोली, मैं अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगी। रीमा अभी 15-16 वर्ष की है और घर संभालने के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। मैं अपनी आंख बंद होने से पूर्व इस घर की जिम्मेदारी अपनी बहू को देना चाहती हूँ। आप जल्दी से सुरेश की शादी करा दीजिए। अजीत जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे जल्द ठीक हो जाएंगी और जैसा वे अपने बारे में सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद पूर्णिमा जी को यह आभास हो गया था कि अब उनकी ज़िंदगी की घड़ियां गिनती की रह गई हैं। इसीलिए वे पति से आग्रह करते हुए बोली, ठीक है, यदि अच्छी हो जाऊंगी तो बहू के साथ मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन सुरेश के लिए बहू ढूंढने में कोई बुराई तो नहीं है। मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा घर अब सुरक्षित हाथों में है। अजीत जी ने सुन रखा था कि व्यक्ति को अपने अंतिम समय का आभास हो ही जाता है। अंततः बीमार पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने सुरेश के लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सुरेश का मित्र अभीर अपनी बहन अर्चना के साथ उनके घर आया। सुरेश ने उन दोनों को अपनी माँ से मिलवाया। जब तक सुरेश और अभीर आपस में बातचीत में मशगूल रहे, अर्चना पूर्णिमा जी के पास ही बैठी रही। उसका उनके साथ बातचीत करने का अंदाज उनके लिए उसकी आंखों में लगाव देखकर अजीत जी ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें सुरेश के लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूर्णिमा जी से अपने मन की बात बताई, जिसे सुनकर पूर्णिमा जी के निस्तेज चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वे बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। सुरेश को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से सुरेश और अर्चना की शादी तय हो गई। शादी के बाद जब मायके से विदा होकर अर्चना ससुराल आई, तो पूर्णिमा जी उसके हाथ में रीमा का हाथ देते हुए बोली, अर्चना, मैं मुँह दिखाई के रूप में तुम्हें अपनी बेटी सौंप रही हूँ। मेरे जाने के बाद इसका ध्यान रखना। अर्चना भावुक होकर बोली, मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। बेटा, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन यदि तुम मुझे यह वचन दे सको कि मेरे जाने के बाद तुम रीमा का ध्यान रखोगी, तो मैं चैन से अंतिम सांस ले पाऊंगी। माँ जी, आप विश्वास रखिए, आज से रीमा मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है। बेटे के विवाह के 1-2 महीने के अंदर ही बीमारी से लड़ते लड़ते पूर्णिमा जी की मृत्यु हो गई। अर्चना हालांकि उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सास को दिया हुआ वादा पूरे मन से निभाया। उसने रीमा को कभी अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी सगी बहन से बढ़कर ही समझा। बड़ी होती रीमा का वह वैसे ही ध्यान रखती जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का रखती है। वह अक्सर रीमा से कहती, रीमा, बड़ी भाभी, बड़ी बहन और माँ में कोई भेद नहीं होता। रीमा के विवाह योग्य होने पर सुरेश और अर्चना ने उसकी शादी खूब धूमधाम से कर दी। विवाह में कन्यादान की रस्म का जब समय आया, तो अजीत जी ने मंडप में उपस्थित सभी लोगों के सामने कहा, कन्यादान की रस्म मेरे बेटे बहू ही करेंगे। विवाह के बाद विदा होते समय रीमा अर्चना से चिपककर ऐसे रो रही थी जैसे वह अपनी माँ से गले लगकर रो रही हो। ननद भाभी का ऐसा मधुर संबंध देखकर विदाई की बेला
मेला में उपस्थित सभी लोगों की आंखें खुशी से नम हो आईं। रीमा शादी के बाद ससुराल चली गई। दूसरे शहर में ससुराल होने के कारण उसका मायके आना अब कम ही हो पाता था। उसका कमरा अब खाली रहता था, लेकिन उसकी साज सज्जा साफ सफाई अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे लगता हो कि वह अभी यहीं रह रही हो। सुरेश के ऑफिस से लौटने के बाद अर्चना अपने और सुरेश के लिए शाम की चाय रीमा के कमरे में ही ले आती, ताकि उस कमरे में वीरानगी ना पसरी रहे और उसकी छत और दीवारें भी इंसानी सांसों से महकती रहे। एक दिन पड़ोस में रहने वाले श्याम बाबू अजीत जी के घर आए। बातों बातों में वे उनसे बोले, आपकी बिटिया रीमा अब अपने घर चली गई है। उसका कमरा तो अब खाली ही रहता होगा। आप उसे किराए पर क्यों नहीं दे देते? कुछ पैसा भी आता रहेगा। यह बातचीत अभी हो ही रही थी कि उसी समय अर्चना वहां चाय देने आई। ननद रीमा से मातृतुल्य प्रेम करने वाली अर्चना को श्याम बाबू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उनसे सम्मानपूर्वक किंतु दृढ़ता से बोलती, अंकल, क्या शादी के बाद वही घर बेटी का अपना घर नहीं रह जाता, जहाँ उसने चलना सीखा हो, बोलना सीखा हो और जहाँ तिनका तिनका मिलकर उसके व्यक्तित्व ने साकार रूप लिया हो? अंकल, बेटी पराया धन नहीं, बल्कि ससुराल में मायके का सृजनात्मक विस्तार है। शादी का अर्थ यह नहीं है कि उसके विदा होते ही उसके कमरे का इंटीरियर बदल दिया जाए और उसे गेस्ट रूम बना दिया जाए या चंद पैसों के लिए उसे किराए पर दे दिया जाए। बहू, तुम जो कह रही हो वह ठीक है, लेकिन व्यावहारिकता से मुंह मोड़ लेना कहाँ की समझदारी है? अंकल, रिश्तों में कैसी व्यावहारिकता? रिश्ते कंपनी की कोई डील नहीं है कि जब तक क्लाइंट से व्यापार होता रहे तब तक उसके साथ मधुर संबंध रखें और फिर संबंधों की इतिश्री कर ली जाए। व्यावहारिकता का तराजू तो अपनी सोच को सही साबित करने का उपक्रम मात्र है। तब श्याम बाबू बोले, लेकिन इससे बेटी को क्या मिलेगा? अंकल, मायका हर लड़की का पावर हाउस होता है, जहाँ से उसे अनवरत ऊर्जा मिलती है। वह केवल आश्वस्त होना चाहती है कि उसके मायके में उसका वजूद सुरक्षित है। वह मायके से किसी महंगे उपहार की आकांक्षा नहीं रखती और ना ही मायके से विदा होने के बाद बिटिया वहाँ से चंद पैसे लेने आती है, बल्कि वे हमेशा बेशकीमती शुभकामनाएं देने आती है, हमारी संकटों को टालने आती है, अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नज़र से देखने आती है। ससुराल और गृहस्थी की आकाश में पतंग बन उड़ रही आपकी बिटिया बस चाहती है कि विदा होने के बाद भी उसकी डोर जमीन पर बने उस घरौंदे से जुड़ी रहे, जिसमें बचपन से लेकर युवावस्था तक के उसके अनेक सपने अभी भी तैर रहे हैं। इसीलिए हमने रीमा का कमरा जैसा था वैसा ही बनाए रखा है। यह घर कल भी उसका था और हमेशा रहेगा। श्याम बाबू बोले, लेकिन कमरे से क्या फर्क पड़ता है? मायके आने पर उसकी इज्जत तो होती ही है। अर्चना बोली, अंकल, यही सोच का अंतर है। बात इज्जत की नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन की है। लड़की के मायके से ससुराल के लिए विदा होते ही उसका अपने घर पर से स्वाभाविक अधिकार खत्म सा हो जाता है। इसीलिए विवाह के पहले प्रतिदिन स्कूल कॉलेज से लौटकर अपना स्कूल बैग लेकर सीधे अपने कमरे में घुसने वाली वही लड़की जब विवाह के बाद ससुराल से मायके आती है तो उसी कमरे में अपना सूटकेस ले जाने में भी हिचकिचाती है, क्योंकि दीवारें और छत वो रही हैं, मगर वहाँ का मंजर अब बदल चुका है। लेकिन उसी घर का बेटा यदि दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा हो तो भी यह मानते हुए कि यह उसका अपना घर है, उसका कमरा किसी और को नहीं दिया जाता। आखिर यह भेदभाव बेटी के साथ ही क्यों? जो कुछ दिन पहले तक घर की रौनक होती है, यदि संभव हो
तो बेटी के लिए भी उसका घर में वह कोना अवश्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए जहाँ नन्ही परी के रूप में खिलखिलाने से लेकर नई दुनिया बसाने वाली एक नारी बनने तक उसने अपनी कहानी अपने माता पिता भाई बहन के साथ मिलकर लिखा हो। हर लड़की की पीड़ा को स्वर देते हुए अर्चना के दर्द में डूबती बातों को सुनकर राम बाबू को एक बारगी करंट सा लग गया। उसे पिछले दिनों अपने घर में घटित घटनाक्रम की याद आ गई। जब उसकी बेटी अमोली अपने मायके आई थी, वो बोली, बहू तुमने मेरी आंखें खोल दी। परसों मेरी बिटिया अमोली ससुराल से मायके आई थी। यहाँ आने के बाद उसका सामान उसके अपने ही घर के ड्राइंग रूम में काफ़ी देर तक ऐसे पड़ा रहा जैसे वह अमोली का नहीं बल्कि किसी अतिथि का सामान हो। बेटा अपना बेटी पराई जैसी बात को बचपन से अब तक सुनते आए हमारी मनोभूमि वैसी ही बन जाती है और इसी भाव ने अमोली को कब चुपके से घर की सदस्य से अपने ही घर में अतिथि बना दिया, उस मासूम को पता भी नहीं चला। पता नहीं क्यों मैंने उसका कमरा किसी और को क्यों दे दिया। यही रीमा की तरह अमोली का कमरा भी उसके नाम सुरक्षित रहता तो वह भी पहले की भांति सीधे अपने कमरे में जाती, जैसे कॉलेज ट्रिप से आने के बाद वह सीधे अपने कमरे में अपनी दुनिया में चली जाती थी। यह बोलते हुए उनकी आंखें भर आई और गला अवरुद्ध हो गया। वे रुमाल से अपना चश्मा साफ करने लगे। अर्चना तुरंत उनके लिए पानी का गिलास ले आई। पानी पीकर गला साफ करते हुए राम बाबू बोले, बहू उम्र में इतनी छोटी होने पर भी तुमने मुझे ज़िंदगी का एक गहरा पाठ पढ़ा दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अर्चना बोली, अंकल यदि आप मुझे शुभकामनाएं स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो आप घर जाकर अमोली से कहिए कि तुम अपने कमरे में वैसे ही सजाओ जैसे तुम पहले किया करती थी। मैं आज बचपन वाली अमोली से फिर से मिलना चाहता हूँ। यही मेरे लिए आपका उपहार होगा। श्याम बाबू बोले, बेटा जिस घर में तुम्हारे जैसी बहू हो वहाँ बेटी या ननद को ही नहीं बल्कि हर किसी को रहना पसंद होगा। और आज से अमोली का पावर हाउस भी काम करने लगा है। वह उसे निरंतर ऊर्जा देता रहेगा। श्याम बाबू की बात को सुनकर अजीत जी और अर्चना मुस्कुरा पड़े। खुशियों के इंद्रधनुष की रुपहली आभा अजीत जी के घर से श्याम बाबू के घर तक फैल चुकी थी। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।